हमारे YouTube चैनल एजुकेशन 101% में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कौन गवर्नर जनरल था, वहां का सम्राट कौन था, या हम यूं कह सकते हैं वहां का जो प्रधानमंत्री था जो इसकी अहम भूमिका थी शासन सत्ता संचालन में वो कौन था, सेनापति कौन था, या इस 1857 ईस्वी क्रांति की शुरुआत जो हुई उसके कारण क्या बने, उसके मुख्य वजह क्या बनी, जैसे राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण और धार्मिक कारण। इन सभी चीजों को हम लोगों ने एक एक करके देख लिया कि कहां से प्रश्न निकल के आ सकता है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई उसके और क्या वजहें रही जहां से पेपर में प्रश्न निकल के आ सकता है। इसमें आज हम देखते हैं सैनिक कारण। सैनिक कारण में जो समाज का उच्च वर्ग था उसमें व्यापक असंतोष फैला हुआ था और ये सैनिक जो थे मुख्यतः उच्च वर्ग से ही आते थे। अब जब उस उच्च वर्ग के समाज में जो है असंतोष व्याप्त है तो जाहिर सी बात है सैनिकों के मन में भी असंतोष व्याप्त था। ये जो सैनिक थे ये किसान परिवार से आते थे, मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे। इनकी जो शोषण की नीति थी, अंग्रेजों की जो शोषण की नीति थी, उस शोषण की नीति में इनके परिवार वाले बुरी तरह से प्रभावित हो रहे थे। जब इनके परिवार वाले बुरी तरह प्रभावित हो रहे थे तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं के परिवार का कोई जो सेना जो होगा उसको भी तकलीफें हुई होंगी, जाहिर बात तकलीफ रहेगी। इस तकलीफ की वजह से ये लोगों के मन में भी असंतोष फैल गया। अगला क्या हुआ कि कार्नवालिस की आंग्लकरण नीति के कारण, कार्नवालिस की आंग्लकरण नीति है, आंग्लीकरण नीति जो है इसकी कार्नवालिस की आंग्लीकरण नीति, इस नीति के तहत जो भारतीय सैनिक थे उनके पद वृद्धि, प्रमोशन जिनको हम कह सकते हैं अपनी भाषा में समझने के लिए, कि इनमें पद वृद्धि जो है समाप्त कर दिया गया, अर्थात भारतीयों की पद वृद्धि हो ही नहीं सकती। ये कार्नवालिस जो था गवर्नर जनरल उसने एक नीति बनाई आंग्लीकरण की नीति, उसके तहत केवल अंग्रेजों का ही प्रमोशन हो सकता था। साथ में क्या था कि ये भारतीय सिपाहियों को जो वेतन था, वेतन अर्थात तनख्वाह जो है बहुत कम मिलती थी अंग्रेजों की अपेक्षा। हम यूं कह सकते हैं कि उस समय जो भारतीय सैनिक थे उनको केवल 7 रुपया प्रति माह वेतन मिलता था। हमारे सैनिक इससे जो है संतुष्ट नहीं थे। काम क्या था कि वही काम अंग्रेज भी कर रहे हैं, वही काम हम लोग भी कर रहे हैं, भारतीय भी कर रहे हैं। उनको जहां अंग्रेजों को वेतन प्रचुर मात्रा में मिलता था वहीं पर भारतीयों को वेतन जो है कम मिलता था। हमारे सैनिकों की संख्या भी ज्यादा थी, भारतीयों की संख्या भी ज्यादा थी। जैसे 2,38,000 सैनिक भारतीय थे, ये जो है ये भारतीय सैनिक है 2,38,000। इनको कितना वेतन मिलेगा? केवल 7 रुपया वेतन मिलता था। और अगर हम बात करें अंग्रेजों की तो अंग्रेज केवल 35,000 के सैनिक थे, केवल 35,000 ही सेना में थे, लेकिन इनको जो है हर सुख सुविधा मिलती थी अपेक्षाकृत हमारे। इनको वेतन भी ज्यादा मिलता था, इनके पद वृद्धि की भी संभावना हमेशा बनी रहती थी। अब हमने देखा क्या कि हमारा जो अनुपात है हम 5 हैं और इनका अनुपात 1 है, फिर भी ये 1 वाले जो हैं, ये 1 संख्या जिनकी है वो हमारे ऊपर हुकूमत चला रहे हैं, हमको जो है प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारी संख्या ज्यादा है उसके बाद भी हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए भारतीय सैनिकों के मन में कहीं ना कहीं कुंठा जागृत हुई। वो इनको ये लगने लगा कि ये जो 1% वाले हैं अगर हम इनका विरोध नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमारे साथ और भी दुर्व्यवहार करेंगे। अब आगे क्या हुआ कि 1854 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में डलहौजी ने क्या किया कि एक डाक घर अधिनियम पारित कर दिया गया। डलहौजी के माध्यम से, जब डलहौजी गवर्नर जनरल था तो उसने एक डाक घर अधिनियम पारित कर दिया 1854 ईस्वी में।
डाकघर अधिनियम में क्या हुआ कि अभी जो सैनिकों को मुफ्त में जो है चिट्ठी पत्रिका भेजने का सुविधा मिली हुई थी, जैसे सैनिक अपने परिवार से काफी दूर दराज एरिया में नियुक्त रहते थे, तो उनको जो है चिट्ठी अपने घर संचार का जो माध्यम था डाक, वो उसको फ्री में इनको उपलब्ध था। लेकिन 1854 ईस्वी में डलहौजी ने क्या किया कि डाकघर अधिनियम पारित कर दिया, डाकघर अधिनियम पारित किया। और इस डाकघर अधिनियम के माध्यम से उसने क्या कहा कि अब किसी को भी मुफ्त में सुविधा नहीं मिलेगी। और क्या, अब हम लोगों ने जब देखा, पीछे भी देखे थे हम लोग कि जो भारतीय सैनिक थे उनको वेतन कम मिलता था, अंग्रेजों को वेतन ज्यादा मिलता था। 1844 ईस्वी में 1844 ईस्वी में भारतीय सैनिकों ने यह मांग कर दी, जबकि मांग उनकी जायज थी, भारतीय सैनिकों ने यह मांग कर दी कि हमारा भी वेतन भत्ता दुगना होना चाहिए, वेतन भत्ता जो है दुगना होना चाहिए, अर्थात हमें भी अंग्रेजों की तरह सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, हमारा भी वेतन दुगने होने चाहिए। इस मांग को लेकर जो है भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। यह भारतीय सैनिकों का जो है वेतन भत्ता मांग को लेकर इन लोगों ने विद्रोह कर दिया 1844 ईस्वी में। ये 1844 का जो वेतन भत्ता दुगना मांग कर रहे थे, ये कहां वाले कर रहे थे? ये 64वीं रेजिमेंट थी, 64वीं रेजिमेंट। कहां की? ये फिरोजपुर की ये फिरोजपुर की जो 64वीं रेजिमेंट थी, इसने कहा कि हमारा वेतन भत्ता जो है हमको दुगना मिलना चाहिए, हमको अंग्रेजों के बराबर ही सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। 64वीं रेजिमेंट ने कहा। अब हम लोग देखते हैं कि जब किसी भी बटालियन ने, जब किसी भी रेजिमेंट ने विरोध किया तो उस रेजिमेंट को इन लोगों ने भंग कर दिया, सजा दिया। उसके जो मुख्य नेता होते थे उनको सजा भी देते थे, साथ में ये भंग भी कर देते थे, केवल एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए कि अगर हम इनको प्रताड़ित नहीं करेंगे तो बाकी भी बटालियन विद्रोह करना शुरू कर देंगे। 1856 ईस्वी में समय आता है, 1856 ईस्वी में उस समय जो है लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया कि इसने एक सेना भर्ती अधिनियम पारित कर दिया। क्या कर दिया? सेना भर्ती अधिनियम इसने पारित कर दिया। अब जब यह अधिनियम पारित हो गया तो अब इसमें जो अधिकार हमको मिला हुआ था कि हम अपनी इच्छा अनुसार कहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे, जैसे पीछे हम लोगों ने देखा था कि भारतीय सैनिक जो थे 1824 ईस्वी में बैरकपुर की जो 47वीं रेजिमेंट थी, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो बैरकपुर की 47वीं रेजिमेंट थी उसने बर्मा जाने से इनकार कर दिया। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने जब भर्ती अधिनियम पारित कर दिया तो इसमें किसी को भी यह हक नहीं था कि वो जहां भी सरकार भेजेगी वहां जाने से मना कर सकता है। यह सेना को जहां भी आदेश होगा, सेना को आदेश दिया जाएगा कि आपको समुद्र भी पार करना है तो आपको पार करना है। ये 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने जो भर्ती अधिनियम पारित किया था, सेना भर्ती अधिनियम पारित किया था, उसका प्रमुख मुद्दा यही था कि सरकार चाहे जहां भी चाहेगी सेना को वहां भेज सकती है। भारतीय सिपाहियों का पहला विद्रोह, प्रथम विद्रोह अगर कहे, हम पूछे हमसे पेपर में कि प्रथम विद्रोह कब हुआ, तो भारतीय सिपाहियों का प्रथम विद्रोह 1764 ईस्वी में। कहां पर हुआ? यह बक्सर में हुआ किसके खिलाफ? मीर कासिम के विरुद्ध लड़ते हुए। भाई हम लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ के ही जो शासक हैं उनके ही खिलाफ हमको जो है लड़ाया जा रहा है। तो यह 1764 ईस्वी में बक्सर में मीर कासिम के विरुद्ध लड़ते हुए किसकी सेना? मुनरो की सेना की एक बटालियन जो है नवाब की सेना में मिल गई, अर्थात मीर कासिम की सेना में मिल गई। मुनरो को जब यह पता चला तो उनको पकड़ा गया, सजा दी गई। लेकिन पहला विद्रोह उन लोगों ने यह कर दिया कि हमारे ही देश का जो हमारा ही है उसके खिलाफ ही हमको लड़ने पर जो है मजबूर किया जा रहा है। इस तरीके से सेना ने पहला विद्रोह 1764 ईस्वी में मीर कासिम के पक्ष में जो फैसला लिया कि हमको जो है मुनरो की तरफ से नहीं लड़ना, हम अपने ही आदमियों को मार रहे हैं, इसलिए जो है मुनरो की सेना को छोड़ के ये मीर कासिम की सेना में शामिल हो गए।
लेकिन इनको सजा दी गई बाद में। सैनिक कारण के बाद हम देखते हैं कि कुछ घटनाएं तात्कालिक कारण बनी। तात्कालिक कारण हुआ कि यकायक ऐसा कारण बन गया जिससे सेना में जो असंतोष फैल गया। तात्कालिक कारण में क्या था कि सरकार ने जो पुरानी बंदूक थी, जो सेना के पास पहले से उपलब्ध बंदूकें थी, सरकार ने क्या कहा कि पुरानी बंदूक जिसका नाम था ब्राउन बैस, सरकार ने यह कहा कि इस बंदूक को हटा दिया जाए। ये ब्राउन बैस जो पुरानी हो चुकी है, हमको नया वर्जन, नया अपडेट चाहिए ताकि हमारी जो है सेना और मजबूत हो जाए। तो इसने क्या किया कि ब्राउन बैस को हटा दिया। इसके जगह उसने क्या किया कि एक नई बंदूक न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग का निश्चय किया। उसने क्या किया कि जो न्यू इनफील्ड राइफल है इसका प्रयोग किया जाएगा, अब जो है ब्राउन बैस को हटा दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या इसमें न्यू इनफील्ड राइफल में जो बंदूक में जो गोली भरी जाती थी, तो उस गोली को भरने से पहले उसको मुंह से काटना पड़ता था। उसका ऊपरी हिस्सा जो है मुंह से काटना पड़ता था। अब काटने में क्या था कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा था, तो ये अफवाह एक फैल गई। अफवाह क्या थी, बाद में जब जांच हुई, पूछताछ हुई, तो ये सही भी साबित हुआ कि इसके ऊपर की जो चर्बी लगी हुई है, जिसको हम लोग मुंह से काटते थे, चर्बी, ये गाय और सुअर की बनी हुई है। गाय और सुअर की बनी हुई है। अब हम लोगों ने क्या देखा कि ये अंग्रेज जो ईसाई हैं, ये हमारे धर्म के ऊपर ही हमला कर रहे हैं। हमारे समाज में जो व्याप्त धार्मिक चीजें हैं उसमें ये लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमको हमारे धर्म से भी हमको विमुख कर रहे हैं। इस तरीके से सबसे जो प्रमुख मुद्दा बना कि ये लोग अंग्रेज जो हमको धर्म से विमुख कर रहे हैं, हमको बेधर्म कर रहे हैं। गाय और सुअर की चर्बी हमारे मुंह से ये लोग टच करवा रहे हैं, छूने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये प्रयोग कब किया गया? ये 1856 ईस्वी में जो है सरकार ने इस योजना को लाने का विचार किया। लाने का विचार क्या किया? इसी 1856 ईस्वी में सरकार ने इस पुरानी बंदूक के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का फैसला कर लिया, निश्चय कर लिया कि हम ये करेंगे। अब जनवरी 1857 ईस्वी में, जनवरी 1857 ईस्वी में यह बात सभी बटालियनों में, भारत की जितनी भी बटालियनें थी, चारों तरफ फैल गई। ये अफवाह जब चारों तरफ फैल गई तो लोगों ने जगह जगह इसके विद्रोह करने का फैसला किया, विरोध करने का फैसला किया। इसकी शुरुआत किसने कर दी? इसकी शुरुआत मंगल पांडे ने कर दी। मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत कर दी। इन सब चीजों को होने के बाद हम लोग देखते हैं कि विद्रोह का प्रारंभ कैसे हुआ। विद्रोह का प्रारंभ, विद्रोह का प्रारंभ कैसे हुआ? 23 जनवरी 1857 ईस्वी को दमदम के सैनिकों ने इस कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया। अब क्या हुआ? 26 फरवरी 1857 ईस्वी को बहरामपुर के सैनिकों ने क्या कहा? बहरामपुर के सैनिकों ने कहा कि हम इस कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। हम इस कारतूस का प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसको प्रयोग करने से पहले ही हमको जो है मुंह से छूना पड़ता है, और मुंह से छूने का मतलब ये था कि हमारे जो धर्म में आप लोग अवहेलना कर रहे हैं, हमारे धार्मिक चीजों की मान्यताओं की आप लोग अवहेलना कर रहे हैं, हमको बेधर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चर्बी है ये गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। अब आगे क्या हुआ? 29 मार्च का समय आता, 29 मार्च 1857 ईस्वी, 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर, छावनी कौन सी है? बैरकपुर। कौन सी रेजिमेंट? 34वीं रेजिमेंट। 34वीं रेजिमेंट ये कहां पर है? ये मुर्शिदाबाद के निकट है। मुर्शिदाबाद के निकट ही 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर। 29 मार्च 1857 ईस्वी को यहां पर एक विद्रोह की चिंगारी सुलगती है।
चिंगारी क्या सुलगती है कि मंगल पांडे ने अपने साथियों से क्या कहा कि अगर अब नहीं हम लोग कुछ कर सकते हैं, अगर हम लोग इस समय इनका विरोध नहीं करेंगे तो ये हमारे ऊपर और भी ये लोग शासन सत्ता टाइट करेंगे, ये हमको और भी प्रताड़ित करेंगे, हमारे सब चीजों से हमको जो है विमुख कर देंगे, हमारी सेना में हमारी हिस्सेदारी भी ज्यादा है, उसके बाद हमको प्रताड़ित कर रहे हैं। तो मंगल पांडे ने अपने साथियों से क्या कहा कि विद्रोह कर दिया जाए, अन्यथा आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं कर सकती। मंगल पांडे ने क्या किया, केवल कहा ही नहीं, अपने साथियों से उसने केवल यही नहीं कहा कि हमको विरोध करना चाहिए, बल्कि उसने क्या किया कि अपने अधिकारियों के ऊपर उसने गोली चला दी। किस अधिकारी पर? उसका जो एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग तथा मेजर सार्जेंट हर्सन को गोली मार दी। और गोली मार दिया, साथ में जब इसके साथियों ने ये देखा कि अपने अधिकारियों के ऊपर ही गोली चला दिया, इसको पकड़ लिया गया। जो अंग्रेज थे इसने इनको पकड़ लिया और देखिए इतनी तत्परता दिखाते हैं, इतनी जल्दबाजी दिखाते हैं कि 8 अप्रैल को ही मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया, फांसी जो है फांसी दे दी गई, अर्थात उसको मृत्यु दंड दे दिया गया। यह बात आग की तरह उत्तर भारत के एरिया में और उसके आसपास वाले एरिया में तेजी से फैली। और जब लोगों को यह लगा कि हमारे साथ और ज्यादती हो रही है, एक आदमी ने विद्रोह की चिंगारी सुलगा दी है, अब केवल हमको क्या करना है कि उसका साथ ही देना है। तो इन लोगों ने भी जो आसपास की बैरक छावनियां थी, बैरकपुर के आसपास और उत्तर भारत के एरिया में जो छावनियां स्थापित थी, उनमें जो है विद्रोह की भावना व्याप्त हो गई, वो लोग भी विद्रोह के लिए उतावले हो गए। अब क्या हुआ, 24 अप्रैल 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई और 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को 1857 ईस्वी को क्या हुआ कि मेरठ में, ये उत्तर प्रदेश वाला, मेरठ में जो तैनात देसी घुड़सवार सेना थी, कौन? देसी घुड़सवार अर्थात भारत वाले घुड़सवार, इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। कितने लोगों ने विद्रोह किया कि ये 99 इनकी संख्या थी। 99 सैनिकों ने जो है, 99 सिपाहियों ने क्या कहा कि जो ये चर्बी वाले कारतूस हैं, चर्बी वाले कारतूस हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे। 85 लोगों को सजा सुनाई गई और सजा क्या सुनाई गई? 10 वर्ष का कारावास सुनाया गया। 85 सैनिकों को जो बर्खास्त कर दिया गया, 85 सैनिकों को बर्खास्त कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। साथ में क्या हुआ? 10 वर्ष की सजा सुनाई गई, 10 वर्ष की सजा इनको दी गई। जो ये देसी घुड़सवार सेना, जो मेरठ वाले देसी घुड़सवार सेना ने विद्रोह किया था, उनको जो है 10 वर्ष की सजा सुनाई गई। ये सुनाई कब गई? ये जो है 9 मई को इनको सजा सुनाई गई, 9 मई को। ये घटना जब 9 मई को होती है तो हम लोगों को लगता है, भारतीयों को ये लगता है कि अब हद की सारी सीमा पार हो गई है, ज्यादती अब ज्यादा से बढ़ाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जो है सख्ती और बढ़ाना शुरू कर दिया, ज्यादती और बढ़ाना शुरू कर दिया है। बस हम लोग क्या कर रहे थे, अगली सुबह होने का, सूर्य की पहली किरण जो है अपनी छटा धरती पर बिखेरे, उसी का बस इंतजार था। जो ही सूरज की पहली किरण जमीन को चूमती है, तो ही भारतीयों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह की ज्वाला धधक उठी। ज्वाला इतनी तेजी थी, इतनी ज्वाला, इसमें गर्मी इतनी थी कि हम लोग देखते हैं 10 मई 1857 ईस्वी को, 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया। पूरी की पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया। भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के साथ क्या इन लोगों ने किया कि जो इनके साथी अभी बंदी थे, जो अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि 9 मई को इनको सजा सुनाई गई, जो बंदी थे उनको छुड़ा के
ये दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। जब ये लोग 10 मई 1857 ईस्वी को विरोध करते हैं, विद्रोह करते हैं, तो वहां पर जो भी अधिकारी थे इनको मना करते हैं। इन लोगों ने अधिकारियों के ऊपर ही गोली चला दी और गोली चला के अपने साथियों को लेकर जब आगे बढ़ते हैं तो ये घटना वहां छोटी सी, एक अधिकारी था वहां पर हेबिट, इसके पास उस समय 2200 यूरोपीय थे। यूरोपीय जो है अर्थात अंग्रेज अधिकारी जो थे 2200 सेना के साथ वहां पर खड़े थे। लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि ये ज्वाला इतनी तेजी से फैली हुई है, ये आंधी आ गई है, भारतीय सैनिकों के मन पे या भारतीयों के मन में जो तूफान है, अगर हम विरोध करते हैं तो हम मारे जाएंगे। इन लोगों ने अपना जान बचाने के लिए इस तूफान को रोकने का भी प्रयास नहीं किया, बल्कि अपना जान बचा के इधर उधर छुपते दुबकते फिर रहे थे। भारतीयों ने इनको छोड़ दिया, उससे आगे बढ़ते हैं। ये लोग कहते हैं कि हमें दिल्ली पर अधिकार करना है। ये 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं। ये 11 मई 1857 ईस्वी को ये भारतीय सैनिक दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंच गए, क्या हुआ? 12 मई 1857 ईस्वी को, 12 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली पर कब्जा भी हो गया हमारा। जब हमारे सैनिक दिल्ली पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक शस्त्रागार का प्रमुख था बिलोबी अंग्रेज था। उसने क्या सोचा कि ये भारतीय ऐसे ही हैं। पहले जब जैसे हम लोगों ने देखा कि एक एल्गिन इनका आया था, एल्गिन ने क्या कहा था कि हमने तलवार के बल पे भारत को जीता है और तलवार के बल पे ही हम इसको जो है गुलाम बना के रखेंगे। लेकिन उनको यह नहीं मालूम था कि ये आंधी नहीं, ये तूफान है। बिलोबी ने क्या किया कि भारतीयों का विरोध करना शुरू कर दिया। जब भारतीय दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं तो बिलोबी जो शस्त्रागार का प्रमुख था, किसका था? शस्त्रागार का प्रमुख था। इसको गुरूर हो गया। इसने क्या किया कि सोचा कि हम अकेले दम पे जो है भारतीयों को पराजित कर देंगे। इसने जो है भारतीयों का विरोध कर दिया। जब भारतीयों को यह लगा कि कोई अंग्रेज हमारा विरोध कर रहा है तो इसको पकड़ के जंग को कूच दिए और इसको इतना बुरी तरह से पराजित किए कि ये अपने जान बचाने के लिए भीख मांग रहा था कि हमको जो है वह छोड़ दिया जाए। लेकिन गलती हमारी एक हो गई। गलती क्या हुई कि जब हम लोग कोई भी कार्य शुरू किए, हम लोगों ने जल्दबाजी दिखा दिया। जल्दबाजी दिखाया बिना किसी योजना के, बिना किसी भविष्य की योजनाओं के साथ हम लोगों ने कोई कार्य नहीं किया। बिलोबी को पराजित किया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। हम लोगों ने क्या किया? जो हमारा सम्राट, मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, सम्राट बहादुर शाह जफर, इसको हम लोगों ने क्या किया कि ये पुनः सम्राट हो गया। इसको हम लोगों ने सम्राट घोषित कर दिया। भारतीयों ने इसको सम्राट बना दिया। सम्राट बनाने का मतलब क्या था कि इसके नेतृत्व में सभी लोग, जितने भी भारतीय हैं, ये एक छत्र के नीचे जो है अंग्रेजों का विरोध करेंगे। क्योंकि बहादुर शाह जफर जो है बुजुर्ग था, कमजोर था, तो इसलिए जो बरेली से बुलाया गया वक्त खां को बरेली से बुला लिया गया। बरेली से बुलाने के बाद इनको क्या किया गया कि कहा गया कि आप जो है नेतृत्व करिए, अर्थात इनको नेता चुन लिया गया। हम लोगों ने जो भी कार्य किया, भारतीयों ने जो भी कार्य किया, हमारी असफलता का प्रमुख कारण यही बना कि हम लोगों ने जल्दबाजी में फैसला ले लिया। जितने भी कार्य किए सब तेजी से, जैसे योजनाओं के तहत हम लोगों ने कुछ नहीं किया। इस तरीके से पुनः 20 सितंबर 1857 ईस्वी को, 20 सितंबर 1857 ईस्वी को अंग्रेजों का दिल्ली पर पुनः अधिकार हो गया। अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हो गया, दिल्ली पर अधिकार हो गया। लेकिन अधिकार इतनी आसानी से नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर आंधी नहीं, तूफान था और तूफान में कुछ भी आएगा सब बह जाएगा। तो ये जो 20 सितंबर 1857 ईस्वी को अंग्रेजों ने दिल्ली पर तो अधिकार कर लिया, लेकिन इस संघर्ष में इनका जो सेनापति था जॉन निकल्सन, ये मारा गया। मेरठ से विद्रोह की जो ज्वाला प्रसारित हुई, ज्वाला जो जागृत हुई, देश के अन्य भागों में तेजी के साथ फैली। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या था कि ये दक्षिण भारत के एरिया में कम फैल पाई। हम यूं कह सकते हैं कि दक्षिण भारत के एरिया में बिल्कुल नहीं, जैसे मद्रास तो बिल्कुल अछूता था। मद्रास जो था यहां पर जो है 1857 ईस्वी की क्रांति बिल्कुल ही नहीं पहुंचाई, ये अछूता था।
इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये जो इसका प्रसार था 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रसार, ये जो है क्रांति का प्रसार 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रसार किन किन एरिया में हुआ। जैसे दक्षिण भारत में बिल्कुल ही नहीं पहुंच पाए, थोड़ी बहुत ज्वाला जो है दक्षिण भारत को छुई, लेकिन कुछ एरिया जैसे मद्रास तो बिल्कुल ही अछूता रहा। हम देखते हैं विद्रोह का प्रसार। इस विद्रोह के प्रसार का सबसे पहले हम देखते हैं दिल्ली, जो कि उस समय राजनीति का केंद्र था। दिल्ली में इस 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हम लोग देखते हैं बहादुर शाह जफर जो है, बहादुर शाह जो द्वितीय, ये दिल्ली में जो है इस 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। इसका समाप्त कौन किया? दिल्ली में जो इस विद्रोह को समाप्त कौन किया? तो हडसन ने इस विद्रोह को समाप्त किया। देखिए अंग्रेज कितने बिलबिलाए हुए थे, अंग्रेज कितने नाराज थे। हम लोग कोई भी युद्ध होता है, कहीं पर कोई भी क्रांति होती है, कहीं भी विरोध होता है तो बच्चों और बुजुर्गों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब 1857 ईस्वी की क्रांति हुई तो अंग्रेजों ने क्या सोचा कि भारतीयों को इतने दहशत में डाल दिया जाए, इतना परेशान कर दिया जाए ताकि भविष्य में जो है क्रांति का कोई नाम ही ना ले, विरोध का किसी की हिम्मत ही ना हो। इस अंग्रेजों ने क्या किया कि जो बहादुर शाह के दो पुत्र थे, बहादुर शाह के जो दो पुत्र थे, दो पुत्र कौन कौन? मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान। मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, इन लोगों को जो है गोली मार दिया। लेकिन सबसे दर्दनाक घटना क्या घटी? सबसे जो है उस समाज के लिए सबसे दुखित चीज क्या थी कि इसके पोते को भी, बहादुर शाह द्वितीय अर्थात बहादुर शाह जफर के पोते को भी इन लोगों ने लाल किले के सामने गोली मार दी। पोता कौन था? पोता अबू बकर को भी इन लोगों को लाल किले के सामने जो है गोली मार दी। पोते को भी नहीं छोड़े ये लोग, इतना ये लोग कुंठित हो गए थे, भारतीयों के विरोध से इतना ये लोग परेशान हो गए थे कि इन लोगों ने बहादुर शाह द्वितीय के पोते को भी गोली मार दिया। और क्या हुआ? हडसन जो था, ये हडसन जो यहाँ पर विद्रोह को समाप्त करने की जिम्मेदारी ले रखा था, हडसन ने क्या किया? इस बहादुर शाह को कैद कर लिया। बहादुर शाह द्वितीय को ये पकड़ लिया और पकड़ के कहां पे रखा? ये हुमायूं के मकबरे में रखा। हुमायूं इसी मुगल साम्राज्य का एक शासक था, उसने अपना मकबरा बनवाया था। इसने बहादुर शाह द्वितीय को पकड़ा और हुमायूं के मकबरे में कैद कर दिया। शायद ये दिखाना चाह रहा हो कि देखिए इसी मकबरे से आपके जो पूर्वज थे शासन सत्ता चला रहे थे, लोगों के ऊपर हुकूमत चला रहे थे। आज आप उसी जगह जो है एक कैदी के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अर्थात आप घुट घुट के मरिए कि यहीं से हमारी शासन सत्ता चलती थी और आज हम खुद ही यहीं पर बंदी के रूप में बंधे हुए हैं। बाद में क्या किया गया कि इस बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर दिया गया, निर्वासित करके भेजा गया रंगून भेज दिया गया। और जहां पर 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है, अर्थात बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। कब? 1862 ईस्वी में मृत्यु हो गई। कहां? रंगून में। इस बहादुर शाह जफर के पतन में, अर्थात इसको पकड़ने में अंग्रेजों की कूटनीति के साथ साथ हमारे ही लोगों ने धोखा दिया। धोखा कौन दिया? इस बहादुर शाह जफर का जो एक निकट का रिश्तेदार ही नहीं था, निकट का रिश्तेदार का मतलब कि जो उसके हर मामले की जानकारी रखता हो, ये जो है इसके निकट का रिश्तेदार। नाम क्या था? इलाही बख्श। इसके निकट का रिश्तेदार इलाही बख्श। इसने क्या किया? इलाही बख्श ये अंग्रेजों से मिल गया और हर सूचना ये इलाही बख्श गुप्त रूप से अंग्रेजों को देता था। हमने कभी भी जो है, हमको जो है पराजय नहीं देखनी पड़ी, हम कभी भी पराजित नहीं हुए। लेकिन जब ही किसी हमारे ने हमारे साथ ही धोखा किया,
तभी जाके हमारी पराजय हुई। यहां पर भी क्या हुआ कि दिल्ली पर अंग्रेज कभी नहीं कब्जा कर पाते, बहादुर शाह जफर कभी नहीं पकड़ा जाता, उसके बच्चे कभी नहीं मारे जाते, लेकिन यही जो रिश्तेदार का इलाही बख्श था इसी ने धोखा दिया और हर सूचना ये अंग्रेजों को पहुंचाता था कि ये अब ये योजना बन रही है, अब यहां से ये इसके बच्चे यहां निकल के जा रहे हैं। इसीलिए जो है अंग्रेजों ने दिल्ली के लाल किले के सामने पोते और पुत्र को गोलियों से भून डाला। और इस पर दिल्ली पर जब इनका कब्जा हो गया तो हम लोगों ने देखा था कि एक नेता थे बरेली के जो बख्त खां, बरेली के बख्त खां, ये आते हैं लखनऊ, ये दिल्ली से चले आते हैं लखनऊ और तब तक लड़ते रहते हैं जब तक ये मार नहीं दिए जाते। इनकी जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक ये अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। आगे का जो है कहां से प्रश्न निकल के आते हैं हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। आज ही क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।